ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. दक्षिण भारत के बड़े राज्यों में से कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को चुनाव होने हैं। महज कह सकते हैं कि कुछ ही घंटे बाकी है। ऐसे में कर्नाटक की सियासत पूरी तरह से उफान पर है। इस बार विधानसभा चुनावों में जहां केरल फाइल्स, बजरंगबली, मुस्लिम आरक्षण, लिंगायत, वोक लिंगा और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, देखना यही है कि क्या 2018 में जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई, क्या वो करिश्मा फिर से होगा, या फिर कहा जिस तरह से जा रहा है कि कर्नाटक में महंगाई और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या उस पर मोदी मैजिक भारी पड़ेगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स के संपादक कुश श्रीवास्तव जी हैं। सर, स्वागत है आपका। जी सर, कुछ ही समय रह गए और जिस तरह से तमाम चुनावी बयान सामने आ रहे, क्या लगता है क्या कुछ नया इस बार हो सकता है? नहीं, नया पुराना तो राजनीति में होता ही रहता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इस बार इतनी चीज़ें स्पष्ट नहीं है। बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है। कर्नाटक में सब तरीके की बातें कही जाती हैं और अपने अपने तर्क के सामने लोग कहते हैं, कहेंगे एक साहब मतलब एक पक्ष के कह रहा है कि साहब अब तो सरकार बदलनी ही बदलनी। क्यों बदलनी? के 85 तब तक उल्टा पलटी का खेल खेलता रहता है। तो राजनीति में कोई नियम तो होता नहीं है कि उल्टा पलटी होगी। अगर होती तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आती, वहाँ पे भी यही चलता रहता है। छोटे राज्यों में ज़्यादातर ये चलता रहता है। कर्नाटक अपेक्षाकृत बड़ा राज्य है, लेकिन वहाँ लगभग 30, 32, 35 साल से ऐसा सिलसिला चलता रहा है। दिक्कत क्या है ऐसे सिलसिले चलने में कि वहाँ कभी भी सरकारें परफॉर्म नहीं कर पाई ज़्यादा। और जब आपको बाहर से देखने में लगता है, जैसे इस समय बड़ा भारी मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर आप सोच रहे होंगे 40%, और तो और कांग्रेस ने तो इस बार एक बड़े पार्टी के तौर पर बड़े शायद मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार हुआ है। भ्रष्टाचार पे कई सब बार सरकारें गई हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि बाकायदा विज्ञापन दे के रेट छापे गए हैं कि इस चीज़ का इतना पैसा पड़ता है। तो ये अलग किस्म का काम था। कैसे अखबार में छप रहा है नहीं छप रहा है ये एक अलग सवाल है, लेकिन वो छापा गया है। वो भ्रष्टाचार एक आम तौर पर कहा जाए बहुत में भ्रष्टाचार हुआ तो ठीक है, लेकिन अभी ये रेटलेस छाप दी गई है। तो एग्रेशन इतना है और सबको लगता है कि बस हम मतलब सबको इन द सेंस कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लगता है कि हम लोग इस समय एक बॉर्डर पे हैं, थोड़ा और धक्का लगा लो तो काम चल जाएगा। तो एक धक्का ये लगा रहे हैं, दूसरा धक्का कांग्रेस बीजेपी को लगाने का मौका दे देती है। कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं राजनीति में अभी, और अभी हाल में जब हुए तो वो अजीबोगरीब हो जाते हैं। और उसके बाद भी आप लिखा पढ़ी में जब ये कर देते हैं कि बजरंग दल पे ऐसे मौके पे, एक से सेंसिटिव मौके पर आप एक सांप्रदायिकता वाला तत्व जो है वो डाल देते हैं कि बजरंग दल पे अगर संविधान के अनुसार नहीं चले, अगर उन्होंने लिखा तो हम प्रतिबंध लगा देंगे। और उसी समय 3 राज्य प्रतिबंध लगाने की घोषणा के काम पर लग जाते हैं कहने के लिए। तो इसका मतलब आपने एक अपना फोकस बना दिया। तो अब आपने चुनाव एक मौका कर दिया कि आप जो है वो सांप्रदायिकता, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो हिंदू मुसलमान के वोट काटती है या उसको बंटवारा करती है। कांग्रेस ने ये मौका जानबूझ के, तय है लिखा पढ़ी में जब काम हो रहा है तो ऐसा नहीं हो रहा है कि ये सोच के नहीं किया गया होगा। तो ये उन्होंने सोच के किया गया कि मुस्लिम वोट बैंक को एक तरफ एक जगह रखने के लिए ये सहारा लिया जाए। और इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कांग्रेस को, यहाँ एक तीसरी पार्टी भी है जेडीएस, जो बड़ा खिलाड़ी है। बड़ा खिलाड़ी इसलिए है कि वो पार्टी उसकी कभी भी विधायकों की संख्या कोई ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा पार की है, 50 के आसपास हो जाए या इस तरह से हुआ हो। वो एक हिस्से में मैसूर और मैसूर के आसपास के हिस्से में उसका है, दक्षिण का हिस्सा जो है वो उसका हिस्सा है, और वहाँ वो परफॉर्म ठीक ठाक करती रहती। कारण क्या रहा है कि वो देवगौड़ा की पार्टी, देवगौड़ा उसके जनक रहे हैं, और देवगौड़ा ने अपनी जाति वोकलिगा जो है वोकलिगा को अपने तरफ रखा है और लोग उनसे जोड़ते हैं। ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं खुद जब गया था तो बेंगलोर से ये दौर शुरू हो जाता है और मैसूर की तरफ इलाके में जा करके वहाँ वो दौर शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे लिंगायत है येदियुरप्पा की तरफ। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, दोनों जातियाँ जो हैं बड़ी हैं वहाँ। लिंगायत 18% है, वोकलिगा 11% है, 12% है।
जातियों को लेकर के क्लेम भी लोग अपने हिसाब से अपने ज़्यादा करते रहे, यूपी में भी, बिहार में भी, ताकि उनको लगे कि उनको ताकत ज़्यादा मिल सकती है। तो एक मौका जो धार्मिक ध्रुवीकरण का था वो कांग्रेस ने बीजेपी को और ज़्यादा दे दिया। बीजेपी तो करती है, अपने तरीके से करती रहती है। अब उसमें अगर कर दिया है तो साहब वो बजरंग दल बजरंग बली हो गए, बली हो गए हैं, और बजरंग बली की जय होनी शुरू हो गई है। वो हमें ये समझना होगा कि कर्नाटक बहुत ही सेंसिटिव राज्य है, बहुत ही संवेदनशील राज्य है। हिंदू मानसिकता भी वहाँ बहुत, आप देखिए हिंदू मुसलमान का वो तो है, लेकिन वहाँ हिंदू होना और हिंदू के तरीके से अपनी रिचुअल्स को परफॉर्म करना वहाँ मैंने शायद दक्षिण के राज्यों में ज़्यादा देखा, बनस्पति उत्तर के राज्यों में, उत्तर के राज्यों में इतना नहीं है। लेकिन वहाँ पर क्योंकि वो परफॉर्म मतलब उनके जो धार्मिक दैनिक दिनचर्या है वो उसी तरीके से, तो अपने आप को ज़्यादा सेंसिटिव है, वो शब्दों को लेके ज़्यादा सेंसिटिव है, वो बहुत संवेदनशीलता से बात करते हैं। कोई लड़ाई झगड़े वाला बहुत ज़्यादा उनमें द्रव्य नहीं है। बेंगलोर में आप अपने भाइयों से, भतीजों से, किसी से पूछना शुरू कर दीजिए तो वो एक काम वाला भी आता होगा तो सर जरा, सर प्लीज़, सर, एक दूसरे को, छोटे को, रिक्शे वाला है, काम वाला है, ऑटो वाला है, कोई होगा, सब्जी वाला है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, तो वो एक दूसरे के प्रति, ऐसे में आप उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना ज़्यादा बड़े मुद्दे हो जाते हैं। जबकि वहाँ कांग्रेस के लिए अच्छा ही था, जब कांग्रेस की पिच तैयार हुई वोटिंग के लिए यहाँ पर चुनावी, तो कांग्रेस को काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कांग्रेस के लिए ज़्यादा आसान होगा, लेकिन धीरे धीरे उसने एक तो प्रचार देर से शुरू किया और फिर कई बार कई गलत जगह पर हिट किया। राहुल गांधी वहाँ मतलब 12 दिन रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान में। सर मैं रोकना चाहूँगा, जो बजरंग बली की बात है, कांग्रेस ने ये कहा है कि हमने बजरंग दल, जो राज्य के अंदर द्वेष फैलाने वाले संगठन होंगे या धार्मिक आधार पर लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की। बजरंग बली शब्दों को आपको लगता है? नहीं, एक बात बताओ आप उसको, जरा ये मुझे बताओ आप, ये तो संविधान ने आपको हक रख दे रखा है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज से पहले आपने कब किए, जरा ये बता दीजिए। फिर लोग तो अब क्यों पूछते हैं, इस समय क्यों पूछते हैं, ये बात क्यों आई है, ये पूछते हैं लोग। कभी ये नहीं करते। लोगों का क्या होता है, वायदों से ज़्यादा डिलीवरी पर, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और घुमा दे रहा हूँ, वायदों से ज़्यादा डिलीवरी पर विश्वास रखते हैं। आपको याद होगा कि जब 19 का चुनाव था तो मोदी सरकार ने चुनाव के पहले किसानों को 2000 रुपये देने का वायदा किया और लागू करना शुरू कर दिया। 6 महीने तक, जब तक चुनाव हुआ तब तक वो 2-3 बार दे चुके थे। कांग्रेस ने देने का वायदा किया 6000। उस वायदे पे लोगों ने यकीन नहीं किया क्योंकि यहाँ एक डिलीवरी हो चुकी थी, यहाँ काम शुरू हो चुका था। तो लोग ये पूछते हैं कि आपके पास जब मौका था तब आपने क्यों नहीं किया था। दूसरा, बजरंग दल का नाम लिया है उन्होंने, बजरंग बली का नाम नहीं लिया। तो ये पॉलिटिकल खेल में जब जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा भारी पड़ती है, वो बजरंग दल को बजरंग बली कब कर दे, तो ये तो उसका हिसाब किताब है, राजनीतिक हिसाब किताब। आप निंदा उसकी कर सकते हैं, आप उनकी सोच को लेकर के सवाल उठा सकते हैं, लेकिन वो बजरंग दल, जबकि ये भी सच है कर्नाटक में बजरंग दल बहुत सक्रिय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ की तरीके से, हरियाणा की तरीके से कि जहाँ बहुत सक्रिय है वो वहाँ सक्रिय भी नहीं। लेकिन ये तो जाना ही जाता है कि बजरंग दल और बजरंग बली में अंतर है, तो वो घुमा दी गई है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। असर हो रहा है। हाँ, वो उसका असर भी देखने को मिल रहा है वहाँ पर। इसके अलावा धार्मिक उसके अलावा बहुत सेंसिटिविटी को लेके, जैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो वहाँ एक बड़ा मुद्दा हो गया। कुछ दिन तो चला ही, 4-5 दिन चला, उसके बाद आपने उनके हाथ में बजरंग दल दे दिया, बजरंग बली दे दिया, तो बजरंग बली चल रहा है। तो अब और क्या दे दिया, इसी समय इसी मौके पर केरल फाइल आ गई। अब केरल स्टोरी और केरल फाइल जब होने लगी तो वो कहीं ना कहीं रिलेट करने लग गए हैं लोग। इससे कोई बहुत मतलब नहीं है कि आप एग्जैक्टली क्या कहते हैं, लेकिन ट्रेंड तो आपने दिखाया ना, खतरा तो आपने दिखाया ना
कि ये लड़कियां इस तरीके से सीरिया जा रही हैं, आईएस में भर्ती हो रही थी, मानव बम बनाए जा रहे हैं, तो अब ये उनके दिमाग में भरने की कोशिश की जा रही। कितनी कोशिश सफल होती है नहीं सफल होती, लोग भी जानते ही राजनीति है, ये भी सब जानते हैं। सर, वोटिंग से ठीक पहले जो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा है कर्नाटक में, उस पर भी फैसला आना है। 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का माननीय कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। क्या आपको लगता है बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा केरल चुनाव में? मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये वही बात है, लोग हमेशा ये सवाल उठाएंगे, बीजेपी भी सवाल उठा रहे हैं कि तुमने रद्द तो किया, क्यों किया? अरे रद्द करने की कोशिश की तो क्यों की? बाद में बीजेपी ने खुद ही वापस कर लिया उस तरीके से, एक बहुत आगे नहीं जा रही है, क्योंकि उसको तकनीकी रूप से खामियां थी उसमें। अब उसमें फैसला क्या आएगा? जब रद्द हो गया है तो फिर वो रद्द ही माना जाएगा, अगली बार के लिए देखा जाएगा वो उसका। तो हमेशा जैसे भारतीय जनता पार्टी का था, उसने बहुत सारे वायदे किए हैं, उसने बहुत सारे वायदे किए। अब वो वायदे लोग ये सवाल उठाएंगे कि तुम 3 सिलेंडर देने की बात कर रहे हो विभिन्न पर्वों पर, जिसमें दिवाली भी शामिल है, जिसमें लोकल त्यौहार भी शामिल हैं, तो वो पहले क्यों नहीं किया तुमने? ये काम इतना बड़ा तो था नहीं। महिलाओं को लेकर के पैसा देने की बात हो रही, तो ये काम पहले क्यों नहीं किया? तो ये राजनीति के खेल, मतलब राजनीति में वायदों का खेल अब जब से शुरू हुआ है ना, वायदे तो तक तो ठीक है, बांटने का खेल जब से शुरू हुआ इधर फिलहाल 8-10 वर्षों से, तब से एक अलग मैं तुमसे आगे करके होना शुरू हो गया। राजनीति उस तरह से आगे चली गई है, और अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन क्या होगा वहाँ। अभी तक हम सब लोग उत्तर भारतीय, खासतौर से या उत्तर के लोग ज़्यादातर ये सोचते थे कि लिंगायत वोकलिगा ही वोट बैंक डिसाइड करता है, लेकिन वहाँ कुरबा है, वो सिद्धरमैया हैं, फिर उसके अलावा उनकी राजनीति है जिसमें वो दलितों को जोड़ते हैं, मुस्लिम्स को जोड़ते हैं, वो एक गुट बनाने की कोशिश करते हैं, वो है। उसके अलावा दलित अपने आप में एक बड़ी संख्या में वहाँ पर हैं। ये सच है कि कोई भी एक ग्रुप, लिंगायत का एक बड़ा ग्रुप, येदियुरप्पा जब तक वहाँ एक छत्र राज में थे वो उनके साथ था, लेकिन बीजेपी ने एक कोशिश की कि जरा, असल में अस्थिरता जो रही है राजनीति की, वो चाहे कांग्रेस में रही हो चाहे बीजेपी में रही हो, वो लगातार रही है। येदियुरप्पा को लेकर के वो जो एक गणित थी कि साहब उनको 80 साल के होंगे, किनारे कर दिया जाए, तो कर तो दिया, देखा अगर मामला गड़बड़ाने वाला है मुंबई को ले आए उनके कहने पर, लेकिन फिर अब येदियुरप्पा जी के हाथ पैर जोड़ करके कहा गया कि साहब आप ही नेतृत्व संभालिए, आप ही आगे कीजिए। अब वो कितने मन से कर पा रहे हैं ये एक देखना। बेटे को भी उन्होंने अपने आगे कर रखा। अमित शाह काफ़ी तवज्जो भी उनके बेटे को दे रहे हैं। अमित शाह ने उनको तवज्जो ही नहीं दी है। येदियुरप्पा के प्रणाम किया, प्रधानमंत्री ने उनके लिए मोबाइल की लाइट जलवाई, उनको हमेशा सामने चेहरा रखा, क्योंकि उनको लग गया कि लिंगायत का काम नहीं होगा तो बिल्कुल बीजेपी खिसक जाएगी। येदियुरप्पा वैसे बीजेपी से अलग भी हो चुके हैं एक बार, और उसने अपना कितना फ़ायदा हुआ नहीं हुआ ये नहीं कह सकते आप, लेकिन बीजेपी का काफ़ी बड़ा नुकसान कर चुके थे वो। तो वहाँ येदियुरप्पा वोकलिगा की लड़ाई बहुत बड़ी है, और इसीलिए जब वोकलिगा की बात आती रहती है, नहीं वोकलिगा देवगौड़ा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 5 या 6 मुख्यमंत्री रह चुके हैं लोग वहाँ पर, तो अब डीके शिवकुमार हैं जैसे कांग्रेस के नेता हैं, डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया में नहीं पड़ती है, दोनों बड़े नेता हैं, दोनों की फोटोएं हर विज्ञापन में छप रही हैं। लेकिन डीके शिवकुमार ने जो ये कह दिया था कि मैं तो खड़गे के नेतृत्व में काम करने को तैयार हूँ, तो यानी कि सिद्धरमैया को उठा दिया। तो लोग ये भी देख रहे हैं कांग्रेस आएगी तो क्या कर ले जाएगी। दूसरा जो मतलब मुझे लगता है जो सबसे बड़ा है, वही 40% को लेकर के जो कोशिश की गई है भ्रष्टाचार की, मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा वहाँ लोअर मिडिल क्लास में महंगाई है। महंगाई और भ्रष्टाचार भी ऐसा कहा जा रहा है कि मुद्दा हो सकता है। भ्रष्टाचार तो यही हुआ ना 40% वाला। 40% वाला कोई लोगों को बहुत इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारे ज़माने में क्या होता, तो उनके ज़माने में यही होता है। 40 के 30 हो सकता हो, 40 होता है कि नहीं होता, कोई अभी तक सिद्ध नहीं हुआ मामला। ये भी मंदी का खेल चलता आ रहा है और चलता रहेगा, ऐसा कुछ है। वो उनको लगता है कि ये पहले बड़े ठेकों में और बाकी में चलता रहा। 2018 में जब कर्नाटक में चुनाव हुए थे तब कांग्रेस का वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा था, लेकिन उनकी सीट कम थी। हाँ, जबकि बीजेपी का वोट परसेंटेज कम था कुछ पॉइंट में। हाँ, सवाल यह है कि 3 मुख्यमंत्री देखे कर्नाटक ने 5 सालों में।
अब येदियुरप्पा का आपने जैसे जिक्र किया, क्या माना जाए अगर बीजेपी जीत जाती है, हम ऐसा मान के चलते, तो क्या सीएम चेहरा कौन हो सकता है या सीएम कौन हो सकता है? देखो ऐसा है, अभी बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ये बात सही है कि बका जा रहा है कि बाद में फैसला किया जाएगा। मुंबई के बारे में एक जो यहाँ उसका काला चेहरा या कमज़ोर चेहरा दिखाया जाता है, वो इतना है नहीं लोकली। मुंबई वहाँ पे अगर लोकप्रिय नहीं है तो बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ नहीं, उससे ज़्यादा उनके विधायकों के खिलाफ लोग हैं वहाँ पर। तो इसीलिए बीजेपी ने ये खेल किया कि अब एक बड़ा आवा बदल दिया। ना कंटिन्यू किया इनको, ना मना किया। नहीं, मुंबई का चेहरा मुझे लगता है कई बार कि येदियुरप्पा को मान सम्मान देते हुए वो येदियुरप्पा चाहेंगे कि उनके बेटे को आया जाए, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उस तरीके का। तो ये बिहार में जैसे नज़र आता है ना, नीतीश कुमार एक किनारे खड़े तो भी हैं और तेजस्वी यादव हैं, तो यहाँ तेजस्वी यादव की भूमिका मुंबई हो सकती है, जो मुंबई विद इन पार्टी की जब बात आएगी, और फिर येदियुरप्पा होंगे लेकिन काम चीज़ें करने ये भी संभव है। और बाकी कोई ऐसा चेहरा नहीं है बीजेपी के पास में इतना बड़ा कि एकदम से उसको ऊपर ले आए। मतलब लिंगायत बीजेपी आएगी तो निश्चित रूप से लिंगायत ही मुख्यमंत्री होगा, ये आप 100% मान लो आप। उसी तरीके से कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस में सिद्धरमैया और शिव कुमार में से ही एक आदमी आएगा। सिद्धरमैया ज़्यादा पॉपुलर है शिव कुमार के, तो शिव कुमार जो है वो वोकलिगा में, कांग्रेस के वोकलिगा, एक तो वोकलिगा, तो वोकलिगा ज़्यादातर वोट जो है वो जेडीएस के पास है, कुछ वोट जो है वो कांग्रेस के पास में है और कुछ बीजेपी ने भी खींच लिया है। तो एक 20% अधिकतम मान लो आप उसके हिस्सेदार के डीके शिव कुमार हैं, तो डीके शिव कुमार कम हो जाते हैं, उससे ज़्यादा सिद्धरमैया हो जाता है। तो सिद्धरमैया की अभी भी संभावना ज़्यादा हो। एक आखिरी सवाल, क्योंकि जेडीएस भी एक बड़ी पार्टी है, कुमार स्वामी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके पिताजी का भी एक अच्छा खासा दबदबा है, जेडीएस किस पोजीशन में है कर्नाटक में? अब जेडीएस बहुत अच्छी स्थिति में है, वो बढ़िया मलाई। अगर जेडीएस को 35 से ज़्यादा सीटें मिल गई तो वो कंट्रोल करने की स्थिति में होगी। अच्छा। और जेडीएस का बड़ा होना कांग्रेस के लिए घातक होगा, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जितना वोट बैंक है वो कांग्रेस को ले रही होगी वो। तो जेडीएस का, और एक और जो जिसमें सबसे नया पॉइंट है वो ये है, जेडीएस का हमला इस बार कांग्रेस पे ज़्यादा है, बीजेपी पे कम है। इसी तरीके से बीजेपी जेडीएस पे कम हमला कर रही है, कांग्रेस पे ज़्यादा कर रही है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि जेडीएस पे हमला करें कि ना करें। नुकसान कांग्रेस का ही है। हाँ, उसमें कांग्रेस नुकसान, उस राजनीति में कांग्रेस का नुकसान है। एक सर, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद चुनाव की कमान संभाल रखी है, इसका मतलब पूरी भाजपा ने कमान संभाल रखी है। अगर कर्नाटक में बीजेपी हारती है तो ये हार किसकी होगी? नहीं, तब तो प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री जिता सकते हैं और जिताने के रास्ते में उनको वो कर सकते हैं, वो उनको वो धक्का कहाँ तक ले जा सकते हैं, कहाँ तक बाउंड्री पार करा पातेंगे, वो एक अलग सवाल हो सकता है। लेकिन हार वो पीएम की नहीं होगी, ये बता दूं आपको। वो हार मुंबई की पहले चेहरा माना जाएगा, येदियुरप्पा का दूसरा माना जाएगा, उल्टा होगा। जीतेंगे तो येदियुरप्पा जीतेंगे, हारेंगे तो मुंबई हारेंगे। सीएम वो है। हाँ, और क्योंकि इसी चुनाव के बाद कुछ महीनों बाद लोकसभा का चुनाव होना है, तो फिर येदियुरप्पा का काम लिया जाएगा। तो कुल मिला के जो बड़ा चेहरा जिसकी पूजा अभी की जाएगी, अगले कम से कम 1 साल तक पूजा की जाएगी, वो है येदियुरप्पा। उनके बिना कुछ नहीं आगे बढ़ना है बीजेपी को। और बीजेपी की चिंता इसलिए भी है कि बीजेपी ने वहाँ लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटें जीती हैं, देख लीजिए आप उसको। तो जब अधिकतम सीटें जीत चुके हैं वो, तो वो गिरना लगभग तय होता है, ऐसी स्थिति में फिसलना तय होता है चुनाव में। लेकिन अब अगर येदियुरप्पा या बाकी, और ये बात सही है, जो मुस्लिम्स तक, जो मैं जितना आगे बढ़ कर के मैसूर तक मैंने देखा, या इधर कनकपुरा जो इसका कॉन्स्टिट्यूंसी है वेणुगोपाल की, वहाँ, या इनकी दोनों की जो कुमारस्वामी और कुमारस्वामी की बेटे की कॉन्स्टिट्यूंसी है, कुमारस्वामी खुद फंसे हुए हैं। उनका बेटा हार जाए तो कोई भरोसा नहीं है, ये तक है। क्या विरोध है? हाँ, नहीं, वो
बतौर नेता उसने बहुत काम नहीं किया वहाँ पर। उसकी पहले माँ वहाँ से लड़ती थी, रामनगरम से, जो बेंगलुरु से थोड़ा सा आगे जब जाएंगे आप तो उसके बाद में वहाँ पड़ता है। तो वो सब इतनी घालमेल है वहाँ की राजनीति में और गणित में कि अभी आप कुछ नहीं कह सकते। बाद में कहा जाए, हो सकता है बाद में ये भी संभावना है कि अगर कुछ ज़्यादा तमाशा हुआ तो बीजेपी के साथ में जेडीएस अपना काम कर जाए। तो ये तो तय है कि किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, ये मेरा मानना 100% है, किसी को नहीं मिलेगी। बीजेपी और जेडीएस का अंतर सीटों का आज की तारीख में, जब तक मैं था वहाँ पर, तो मुझे जो मैं जोड़ घटाव कर पा रहा था। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रभाव हैं, ऐसा नहीं है। सेंट्रल में मैसूर में दूसरा है, कोस्टल सेंट्रल कर्नाटका में दूसरा है, कोस्टल कर्नाटका में दूसरा। कोस्टल कर्नाटक में बीजेपी की बम है, लेकिन नॉर्थ में अच्छी है, लेकिन बाकी किनारे के एकदम सदन के पार्ट में गायब हो जाते हैं वो। तो अलग अलग जगह अलग अलग पार्टियां अलग अलग काम कर रही हैं वहाँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नाटक में त्रिकोणीय समीकरण हो सकते हैं, बीजेपी के लिए येदियुरप्पा क्यों ज़रूरी हैं, क्या वाकई रिमोट कंट्रोल जेडीएस के हाथ में होगा, और कांग्रेस के लिए इस चुनाव में क्या कुछ मुश्किल भरे सवाल है। जिस तरह के मैनिफेस्टो में बातें कही हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत की और समझाया कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत होती है तो कांग्रेस के सामने क्या विकल्प होंगे, जेडीएस भविष्य में क्या करेगा, अगर बीजेपी जीतती है तो इसका प्रभाव 2024 के आम चुनावों में कितना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। अपने सहयोगी विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।